मैं बताना चाहूंगा कि 23 जनवरी 2021 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और गृह मंत्रालय का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, दोनों मिलकर के स्कीम को चला रहे हैं। तो इस स्कीम का जितना भी पॉलिसी लेवल का जो काम रहता है, वो सब गृह मंत्रालय से होता है। जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस बननी होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होने होते हैं, वो सारे फोर्सेस के हेडक्वार्टर से होते हैं। आप लोग 7 विभिन्न फोर्सेस से हैं यहाँ पर इस स्कीम में। तो उन फोर्सेस के हेडक्वार्टर द्वारा सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए जाते हैं, और जितना भी आईटी संबंधित काम रहता है, वो सारा काम एनएचए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो ये चीज बहुत ही क्लियर आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि पॉलिसी डिसीजन जो है वो गृह मंत्रालय के पास है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसले हैं वो हेडक्वार्टर, जो फोर्स से आप संबंध रखते हैं, उस फोर्स के हेडक्वार्टर द्वारा लिए जाते हैं। और आईटी संबंधित जो फैसले हैं वो सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ले सकता है। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और गृह मंत्रालय का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, और इसमें इसके फायदे ये हैं कि इसमें आपको कैशलेस सर्विसेज आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ओपीडी हो या आईपीडी हो, इससे संबंधित। और इसका जो है एनएचए के आईटी प्लेटफॉर्म पर ये स्कीम चालू है, और इसमें जो भी 7 फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सारे फोर्सेस के जवान, इनके आपके फोर्सेस के जितने भी पर्सनल्स हैं, वो सारे पर्सनल्स और उनके जो फैमिली मेंबर्स, जो डिपेंडेंट्स हैं, वो सब इसका स्कीम का फायदा, इसका लाभ। आगे बढ़ता हूँ। स्कीम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो ये है कि जो सीजीएचएस स्कीम है, जो ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम चल रही है सारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उस सीजीएचएस स्कीम में जितने भी इम्पेनल्ड अस्पताल हैं, वो सारे इम्पेनल्ड अस्पताल, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो हमारे इम्पेनल्ड अस्पताल हैं, वो अस्पताल, इन दोनों तरह के अस्पतालों में सीएपीएफ के सारे हमारे जो पर्सनल्स हैं वो और उनके डिपेंडेंट सेवा ले सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा लाभ है इस कन्वर्जेंस का, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ गृह मंत्रालय ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। सबसे बड़ा फायदा उसका यही है कि जो अस्पतालों का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। सीजीएचएस के अस्पतालों में भी आपको इलाज मिल सकता है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो अस्पताल हैं, वहां पे भी आपको इलाज मिल सकता है। इसके बाद ये पेपरलेस है पूरी तरह से। इसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, पूरा ऑनलाइन, कोई रेफरल की आवश्यकता पड़ेगी, क्लेम प्रोसेसिंग पूरा ऑनलाइन है, पेमेंट्स पूरा ऑनलाइन तरह से डिजिटलाइज हुए, इसमें सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। ये पेपरलेस, पेमेंट से लेकर के प्रोसेस से लेकर के सारा सब कुछ पेपरलेस है। आप लोग प्लीज बीच में माइक देखिए बंद रखिए प्लीज। अब 300 लोग हैं यहाँ पे, और सब लोग, आप प्लीज माइक बंद रखिए। आप लोग बीच में डिस्टरबेंस होगा तो समझ में नहीं आएगा किसी को। जी, अभी तक जितना मैंने बताया सबने सुन लिया ना? सुनाई पड़ रहा है, और स्क्रीन भी दिख रही है प्रेजेंटेशन? कोई एक बता दे। यस सर, यस यस सर। जी, ठीक ठीक। पीपीटी को फुल स्क्रीन कर दिया जाए, पीपीटी को फुल स्क्रीन कर दिया जाए। सर हमारे को नहीं मिल रहा है, फुल पता फुल स्क्रीन कर दिया, दिख रहा है? अब आया है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक। नहीं, ये सबसे माइक बंद कर लीजिए प्लीज सब लोग। सबसे बड़ा लाभ इस स्कीम का यही, जैसे मैंने बताया, कि ये पेपरलेस है और कैशलेस है। इसमें आपको कैशलेस सुविधा अस्पतालों में मिलेगी। आप ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, किसी प्रकार का कोई कैश देने की आवश्यकता नहीं है। आपका कार्ड आपके पास है, अस्पताल में जाएंगे, सीजीएचएस का अस्पताल हो या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अस्पताल हो, वहां पे इलाज लेंगे बिना किसी कैश के, और उसके बाद आपको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आगे बढ़ूं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो योगदान है इस स्कीम को चलाने में, वो योगदान केवल आईटी प्लेटफॉर्म तक ही सीमित है। हमारे पास 4 तरह के आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो आईटी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिसी लेवल सारे फैसले जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले आपकी फोर्स के हेडक्वार्टर्स लेते हैं। हमारा जो डोमेन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का, वो केवल आईटी प्लेटफॉर्म तक ही सीमित है। तो हमारे पास 4 आईटी प्लेटफॉर्म है। पहला है एचईएम, हॉस्पिटल इम्पेनलमेंट मॉड्यूल। दूसरा है बीआईएस, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। और तीसरा है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। और चौथा है रिइंबर्समेंट मॉड्यूल। जो पहला मॉड्यूल है हॉस्पिटल इम्पेनलमेंट मॉड्यूल एचईएम, इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। ये अस्पतालों को इम्पेनल करने के लिए होता है। ये हमारा इंटरनल मॉड्यूल है। इससे हम सीजीएचएस का
या प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का कोई भी अस्पताल होता है, उसको अपने इम्पैनल करते हैं। आपसे संबंधित जो मॉड्यूल हैं, वो 3 मॉड्यूल्स हैं, बीआईएस, टीएमएस और रिइंबर्समेंट। बीआईएस जो मॉड्यूल है, ये बेसिकली कार्ड बनाने के लिए या ई-केवाईसी करवाने के लिए, कोई बेनिफिशियरी है तो उसका वेरिफिकेशन करना है कि वो बेनिफिशियरी है भी कि नहीं। उन सब चीज़ों में बीआईएस एंड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र जो होते हैं, जो कार्ड बनाते हैं, वो मत बोलिए बीच में, माइक बंद रखिए आप लोग। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र जो कार्ड बनाते हैं वो, और अस्पताल में जो मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मेडिको जिसको बोला जाता है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बीआईएस प्लेटफ़ॉर्म का, और इस पे वो ई-केवाईसी करना, कार्ड बनाना और किसी भी प्रकार का देश में बोल रहा है बात। किसी भी प्रकार का ई-केवाईसी करना, आधार ऋषभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं। म्यूट हो गई है शायद, आवाज आ नहीं रही है आपकी तरफ से। जी, अभी आ रही है? Yes, now loud and clear. Loud and clear now. तो जैसा मैंने बताया, बीआईएस का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र करेंगे और मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स इसका उपयोग करेंगे, और वो इसमें ई-केवाईसी करना, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करना, किसी बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना या फिर कार्ड बनाना, इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सारी चीजें बीआईएस प्लेटफॉर्म पर करी जाती हैं। इसके आगे जो अगला प्लेटफॉर्म है वो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, टीएमएस। ये प्लेटफॉर्म क्लेम को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप किसी अस्पताल में जाएंगे, कार्ड लेकर के आपका इलाज हो जाएगा। उसके बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो अब उस अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो अस्पताल अपना क्लेम को रेज करेगा। उस क्लेम को रेज करने के बाद हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो उसको वेरीफाई करेंगे कि वो क्लेम सही है कि नहीं, और ऐसे धीमे धीमे एक एक स्टेप बढ़ते हुए अंत में वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास पहुंचता है, जो आपकी फोर्सेस के बड़े अधिकारी होते हैं। वो उसको अप्रूव कर देते हैं, और आखिरी में वो फिर पेमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो प्लेटफॉर्म है, पीएफएमएस, वहां चला जाता है, वहां से अस्पताल को पेमेंट हो जाता है। बीसी चल रहा है, मैं आपको अंत में जो प्लेटफॉर्म है वो है रिम्बर्समेंट मॉड्यूल। रिम्बर्समेंट मॉड्यूल फोर्सेस के बेनिफिशियरी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी ऐसे अस्पताल में इलाज लिया, या आपने किसी डिपेंडेंट किसी ऐसे अस्पताल में इलाज लिया जो न तो सीजीएचएस में इम्पेनल्ड है और न ही वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में इम्पेनल्ड है, तो उस स्थिति में आप अपना पैसा दे करके वहां इलाज कराएंगे, और इलाज कराने के बाद आप रिम्बर्समेंट मॉड्यूल में जाकर के अपने क्लेम को रेज करेंगे और अपने पूरे पैसे का भुगतान यहां से करवाएंगे, रिम्बर्समेंट करवाएंगे। तो रिइंबर्समेंट मॉड्यूल में आपको बेनिफिशियरी को डायरेक्टली काम करना है, और अपना जो भी उसका खर्चा अस्पताल में इलाज करवाने में हुआ है, अगर उसने किसी नॉन इम्पेनल्ड अस्पताल में इलाज करवाया है, तो उस खर्चे को वो रिइंबर्स करवाएगी। ये हमारे मुख्य 4 प्लेटफॉर्म है। इसके बाद बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिक फ्लो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कैसे होता है। मान लीजिए कोई भी फोर्सेस का बेनिफिशियरी है, उसके पास अपना एक कोई कार्ड है, वो अपना आयुष्मान कार्ड लेकर के किसी अस्पताल जाता है, वहां उसका वेरिफिकेशन होता है। अगर वो कार्ड सही पाया जाता है, उसके बाद वो कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है। अगर उसका कार्ड सही नहीं पाया जाता है, तो उसकी उसी समय मौके पर ही ई-केवाईसी हो जाती है, और उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद वो अपना अप्रूवल के बाद कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है। अगर अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में वो अपने हेडक्वार्टर, अपने फोर्सेस के हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है। यदि किसी पर्सनल के पास कार्ड ही नहीं है, आयुष्मान सीपीएफ कार्ड उसके प्राप्त नहीं है, तो उस स्थिति में वो उसके पास फोर्स आईडी तो होगी, तो वो अपनी फोर्स आईडी को लेकर के जाएगा और ई-केवाईसी करवाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा, और अंत में अपना कैशलेस इलाज अस्पताल करेगा। तो ये बीआईएस में इस प्रकार से 3 स्थिति में ये काम करता है। एक, यदि आपके पास कार्ड है और कार्ड वेरीफाई भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आपको मौके पर ही आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। और अगर कार्ड ही नहीं है, तो उस स्थिति में आपके पास फोर्स आईडी होगी, उसकी मदद से आपका ई-केवाईसी हो जाएगा और कार्ड वहां पर बन जाएगा। ये बीआईएस का बेसिक फ्लो है। इसके बाद टीएमएस का फ्लो अगर मैं आपको समझाऊं, तो टीएमएस किस प्रकार काम करता है। कोई भी बेनिफिशियरी अपना आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड लेकर के अस्पताल में जाता है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। किसी का माइक खुला हुआ है।
तो बेनिफिशियरी जो है वो अस्पताल जाता है कार्ड लेकर के इलाज कराने के लिए, वहां पे मेडिकल कोऑर्डिनेटर जिसको मेडिको बोलते हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो उसका डायग्नोसिस करता है क्या समस्या है, क्या बीमारी है, और उसके बाद उसका प्री ऑथ रेज करता है। प्री ऑथ एक प्रोसेस होती है जिसको एक पीपीडी, प्री ऑथ डॉक्टर जो होता है वो उसको करता है, वेरीफाई करता है कि ये डायग्नोसिस सही करी गई है कि नहीं, और क्या ये इलाज वास्तव में इसको आवश्यक है कि नहीं, और वो अप्रूवल देने के बाद उस बेनिफिशियरी का ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद वो बेनिफिशियरी डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लेम को टीएमएस प्लेटफॉर्म पे रेज करे, और फिर वो सीएक्स, सीपीडी और सैंक्शनिंग अथॉरिटी अलग अलग स्तर से गुजरता हुआ आखिर में पेमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। इस प्रकार टीएमएस का प्रोसेस फ्लो पूरा काम करता है। इसमें बेनिफिशियरी का कोई बहुत लेना देना नहीं है। बेनिफिशियरी को केवल अपना कार्ड लेकर के जाना है, मेडिको के पास रजिस्ट्रेशन करा करके ट्रीटमेंट प्राप्त करना है, और उसके बाद अस्पताल अपने स्तर पे क्लेम को रेज करके भुगतान प्राप्त करेगा। इसके बाद जो रिइंबर्समेंट मॉड्यूल आता है, इसमें बेनिफिशियरी का सीधा सीधा लेना देना है। रिइंबर्समेंट मॉड्यूल में बेनिफिशियरी ने किसी ऐसे अस्पताल में अगर ट्रीटमेंट लिया जो सीजीएच या सीएपीएफ इम्पैनल्ड नहीं है, तो अब उसको अपने पैसे को रिइंबर्स कराने के लिए रिइंबर्समेंट मॉड्यूल में आना पड़ेगा और यहाँ आकर के अपना क्लेम इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार करते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ किस प्रकार इसको जो है किया जाता है। सबसे पहले तो आपको हमारा जो यूआरएल है, जो हमारी वेबसाइट है, उस पर लॉगिन करना होगा, pmjay.gov.in। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप करेंगे, एक बार फिर से बताता हूँ, pmjay.gov.in। इस वेबसाइट को आप गूगल में, क्रोम में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप डालें और ये वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो ये इस प्रकार, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस प्रकार का विंडो ओपन होकर के आएगा। जैसा आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, ऐसा विंडो ओपन होकर के आएगा। इसमें लेफ्ट साइड में जहां पर लिखा हुआ है क्विक लिंक्स, ये क्विक लिंक्स आपको दिखेंगे। इसमें मेरा पीएमजे, बीआईएस, हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट, सपोर्ट, इनसाइट्स, ये सारे लिंक्स यहाँ पर लिख करके आएंगे। इसमें से सीएपीएफ रिइंबर्समेंट लॉगिन, ये जो लिंक देख पा रहे हैं, सीएपीएफ रिइंबर्समेंट लॉगिन का जो आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा है, ये जिसमें हरे कलर का डिब्बा बना हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सीएपीएफ रिइंबर्समेंट लॉगिन हरे डिब्बे वाला जो लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में आप जो देख पा रहे हैं सीएपीएफ रिइंबर्समेंट लॉगिन, ये वाला पेज यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो आपका दो प्रकार की वो आपको आईडी मांगेगा, या तो या फिर फोर्स आईडी। इसमें से आप फोर्स आईडी का चयन करें और उसके बाद अपनी फोर्स आईडी यहां पर डाल दें। आप चाहें तो आयुष्मान आईडी भी डाल सकते हैं, अगर आयुष्मान आईडी नहीं है तो फोर्स आईडी डाल दें। यहाँ लॉगिन टाइप में ड्रॉप डाउन में क्लिक करें, आयुष्मान आईडी या फोर्स आईडी में से किसी एक को चुनें और यहाँ पर उसको फोर्स आईडी या आयुष्मान आईडी को डाल दें, और उसके बाद गेट ओटीपी जो यहाँ पे हरे कलर के बटन दिखी हुई है, इसमें क्लिक करें। आपका एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को नीचे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जगह स्थान आएगा जहाँ पे आप ओटीपी एंटर कर सकते हैं। उस ओटीपी को वहां पे एंटर करें और नीचे कैप्चा एंटर करें और उसके बाद सबमिट कर दें। ये करने के बाद आप रिइंबर्समेंट मॉड्यूल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। रिइंबर्समेंट मॉड्यूल के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में 4 लिंक दिखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण लिखा हुआ है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके नीचे ये 4 नीले रंग के लिंक आपको दिख रहे होंगे, रेज क्लेम, ट्रैक क्लेम, रिइंबर्समेंट क्वेरी अपडेशन, रिइंबर्समेंट ड्राफ्ट केसेस। इन चारों में से जो सबसे पहला वाला है रेज क्लेम, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रेज क्लेम में क्लिक करेंगे तो आपका राइट साइड में जो आपको ये दिख रहा है, ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें जो फोर्स का बंदा है, जो फोर्स का पर्सनल है, उसके नाम से आईडी बनी होगी, उसका यहाँ पर नाम लिख करके आएगा, उम्र लिख करके आएगी, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह सब लिख करके आएगा। यहाँ आप अपनी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लें कि आपकी डिटेल्स सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर पेशेंट नेम में आप सिलेक्ट करें। यदि आपने अपना खुद का इलाज कराया है तो अपना नेम सेलेक्ट कर लें। यदि आपका किसी डिपेंडेंट, आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने, आपका पुत्र, पुत्री, पत्नी या कोई भी व्यक्ति जो आप पे डिपेंडेंट है, उसने यदि इलाज कराया है तो उस
सारे फैमिली मेंबर्स के नाम यहाँ पर लिख करके आएंगे। जिसका भी इलाज हुआ है, जिसके लिए आपको रिम्बर्समेंट चाहिए, वो आप नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। बगल में आपका रिम्बर्समेंट टाइप है, जब इसमें आप क्लिक करेंगे तो 3 तरह का आपका ऑप्शन दिखेगा। आउट पेशेंट डिटेल्स यानी कि ओपीडी, इन पेशेंट डिटेल्स, फुल इन पेशेंट। जिस भी तरह का आपने इलाज करवाया, अगर आप केवल ओपीडी के लिए गए हैं, कंसल्टेशन के लिए गए हैं, या अगर आप प्रॉपर एडमिट हुए हैं और आपका ट्रीटमेंट चला है कुछ दिनों तक, तो जिस भी प्रकार का आपने इलाज कराया वो डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और उसके बाद रेस क्लेम में आप क्लिक कर दें। इतना करने के बाद अगला विंडो ओपन हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें पेशेंट डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है सबसे ऊपर, पेशेंट डिटेल्स। ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी ही रहेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे अकाउंट डिटेल्स लिखा हुआ है, इसमें भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। सिकंदर सिंह, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ये सब सेम ही रहेगा। अगर आपका अकाउंट नंबर चेंज हो गया है तो उस स्थिति में आपको फोर्स हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करना पड़ेगा या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपना अकाउंट नंबर चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन आप इस मॉड्यूल में, रिइंबर्समेंट मॉड्यूल में, आप ये पेशेंट की डिटेल्स जो यहाँ पर लिख करके आ रही हैं और बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये आप चेंज नहीं कर सकते। ये खुलने के बाद आप 3A और 3B जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, हरे रंग के गोले में लिखा हुआ है 3A और 3B, ये डिटेल्स आपको भरनी है। सबसे पहले आपको अस्पताल की डिटेल भरनी है, कौन सा अस्पताल था उसके स्टेट को आपको चुनना है, किस जिले में था वो जिला चुनना है, और अस्पताल का क्या नाम था वो यहाँ चुनना है। यहाँ ड्रॉप डाउन बन के आएगा, सारे नाम उसमें होंगे, आपको बस सिलेक्ट करना है। नीचे आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चुनेंगे, उसमें आपने किस स्पेशलिटी का इलाज करवाया है। आपने मान लीजिए कोई ऑन्कोलॉजी कैंसर ट्रीटमेंट करवाया है, या मान लीजिए कोई ऑर्थोपेडिक करवाया है, ईएनटी करवाया है, जिस भी आपने स्पेशलिटी का इलाज कराया है उस स्पेशलिटी को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। बगल में आपका क्या प्रोसीजर हुआ है, सर्जरी हुई है या जो कोई जिस भी तरह के प्रोसीजर हुए हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और जो अमाउंट उसकी कीमत है वो कीमत अपना यहाँ लिखेंगे। ये सब आपको अस्पताल से पर्चियां प्राप्त होंगी, बिल्स, इनवॉइसेस प्राप्त होंगे, उसी में से देख करके आप ये सब भरेंगे। अगर आपका एक से अधिक प्रोसीजर है तो आप पहले एक स्पेशलिटी का चयन करिए, एक प्रोसीजर का चयन करिए, उसका जो अमाउंट है वो यहाँ लिखिए, ऐड प्रोसीजर में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर दोबारा स्पेशलिटी चयन करिए, प्रोसीजर सिलेक्ट करिए, अमाउंट सिलेक्ट करिए, ऐड प्रोसीजर में क्लिक कर दीजिए। ऐसे करके आप एक से अधिक प्रोसीजर्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अंत में जो टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर अपने आप लिख करके नीचे आ जाएगा। ऐसे करके आप जो इलाज में जो खर्चा हुआ है वो आप इस प्रकार यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपके कमरे के भी चार्जेस होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन का जो आपका रूम रेंट है, वो भी आपको भरना होगा, तो उसमें आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार का आपने रूम लिया, जनरल वार्ड था, प्राइवेट वार्ड था, सेमी प्राइवेट वार्ड था, डीलक्स वार्ड था, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसका कितने दिनों के लिए आपको इलाज मिला वो यहाँ पे डालेंगे, और उसकी जो कॉस्ट है 1 दिन की वो कॉस्ट यहाँ पर डालेंगे, और ऐड हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज में उसको एंटर कर देंगे। यहाँ पर टोटल अमाउंट अपने आप लिख करके आ जाएगा। तो जितना भी आपका अस्पताल के कमरे में खर्चा हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई इम्प्लांट हुआ है, मान लीजिए कोई पेसमेकर लगा हो या कोई दूसरे प्रकार का इम्प्लांट कोई अगर आपको हुआ हो, तो उस इम्प्लांट की जानकारी यहाँ भर सकते हैं। क्या टाइप ऑफ इम्प्लांट है, कितनी संख्या में है, क्या उसकी कॉस्ट है, और ऐड इम्प्लांट में यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अंत में यदि कोई डायग्नोस्टिक्स हुई है, कोई जांच वगैरह हुई है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ भर सकते हैं। जांच है, क्या उसका नाम है, कितना उसमें खर्चा आया है। और उसके बाद यदि कोई दवाएं वगैरह ली हैं तो उन दवाओं का भी यहाँ पे आप खर्चा लिख सकते हैं, क्या दवा है, क्या संख्या में, क्या उसकी कॉस्ट है। तो इस प्रकार आपका टोटल जो इनवॉइस बना होगा, जो बिल बना होगा, जो आपको मिला होगा अस्पताल से, उस बिल में अलग-अलग चीजें, आपके इलाज का खर्चा, आपके रूम रेंट का खर्चा, आपकी जांच का खर्चा, आपकी दवाइयों का खर्चा, वो सब अलग-अलग आप इसमें एक-एक करके भरते जाएंगे, और अंत में आपका जो कंप्लीट अमाउंट होगा वो यहाँ पर अपने आप लिख करके आ जाएगा कि टोटल बिल का आपका जो अमाउंट है वो अपने आप यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। उसके नीचे आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं कुछ भी, रिइंबर्समेंट क्लेम या जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और नीचे एक्शन टाइप में, की एक्शन टाइप है इनिशिएट क्लेम, उसमें आप क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका क्लेम रेज हो जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्लेम रेज करने के बाद जब आप, अगली विंडो अपने आप ओपन हो जाएगी जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ये विंडो इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जिसमें लाल निशान बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, डिस्चार्ज समरी ऊपर लाल निशान बना हुआ है, रिपोर्ट्स लाल निशान बना हुआ है, ये आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। इसमें रेफरल और बेनिफिशियरी की जो आईडी है, फोर्स आईडी, जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, अपलोड करना एकदम मैंडेटरी है, वो करना ही करना है।
तो यहाँ पर डिस्चार्ज समरी डालने के लिए आप अपलोड में क्लिक करेंगे, अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से जिससे भी आप क्लेम रेज़ कर रहे हो वहाँ से उसको अपलोड कर देंगे। फिर रिपोर्ट्स जो हैं वो अपलोड कर देंगे, जितने भी आपको बिल्स, इनवॉइसेज़ मिली हुई हैं, जाँच की रिपोर्टें हैं, इम्प्लांट की रिपोर्ट है, वो सब ऐसे एक-एक करके सारे दस्तावेज़ जो हैं वो यहाँ पे आप एक-एक करके अपलोड करते जाएँगे। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा, उसमें आप क्लिक कर देंगे। फिर आपको डू यू वांट टू प्रोसीड आएगा, इसमें आप ओके क्लिक करेंगे और आपका क्लेम इनिशिएट हो जाएगा। इस प्रकार आप रेज़ क्लेम अपना क्लेम रेज़ कर सकते हैं। क्लेम रेज़ करने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर आपको क्लेम को ट्रैक करना है कि आपका क्लेम कहाँ तक पहुँचा, कितने दिनों में उसका भुगतान होने वाला है, तो उसके लिए आप ये ट्रैक क्लेम की बटन है। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि आप pmjy.gov.in में क्लिक करेंगे, सीएपीएफ रिइंबर्समेंट मॉड्यूल में जाएँगे और फिर अपना फोर्स आईडी और कैप्चा ओटीपी डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब ये विंडो खुलता है, तो इस विंडो में रेज़ क्लेम के बाद एक ट्रैक क्लेम क्लेम की बटन आती है। इसमें क्लिक करके आप अपने क्लेम को ट्रैक भी कर सकते हैं, कि आपका क्लेम कहाँ तक पहुँचा। ट्रैक क्लेम में क्लिक करने पर यहाँ पे क्लेम का नंबर जो आपको क्लेम रेज़ करने के समय प्राप्त होगा, आपके फ़ोन पे एसएमएस पे भी आ जाएगा। वहाँ से आप क्लेम नंबर टाइप कर दीजिए, बेनिफिशियरी कार्ड की डिटेल्स डाल दीजिए और सर्च में क्लिक कर दीजिए। तो आपका पूरा क्लेम यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी कि वो क्लेम अभी तक कहाँ पहुँचा हुआ है, कहाँ पे अटका हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपने क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं। लास्ट में रिइंबर्समेंट क्वेरी अपडेशन। मान लीजिए आपने कोई क्लेम रेज़ किया, 3-4 दिन के बाद आपने उसको ट्रैक भी किया और ट्रैक करने के बाद पता चला कि वो क्लेम में कोई क्वेरी कर दी गई है, किसी लेवल पे सीपीडी के लेवल पे या सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लेवल पे कोई जाँच का रिपोर्ट नहीं लगाई गई थी, अपलोड नहीं करी गई थी या कोई बिल आपके द्वारा अपलोड नहीं किया गया था या कोई अमाउंट जो आपने भरा है वो बढ़ा के भर दिया है, उसकी कीमत बिल में कम है लेकिन ज़्यादा डाल दी है। ऐसी कोई गलती अगर आपकी हुई होगी तो वो क्लेम आपको क्वेरी के लिए आ जाएगा। आपको उस क्वेरी का रिप्लाई देना होगा। तो उस क्वेरी का रिप्लाई देने के लिए आप रिइंबर्समेंट क्वेरी अपडेशन यहाँ पर क्लिक करके अपनी क्वेरी का उत्तर दे सकते हैं और फिर वो वापस आगे प्रोसेस में चला जाएगा। इस प्रकार से एक बेनिफिशियरी के संबंध में जो चीज़ें हैं, वो ये 3 चीज़ें हैं, क्लेम को रेज़ करना, क्लेम को ट्रैक करना और अंत में यदि कोई क्वेरी आई हो तो उस क्वेरी का जवाब देना। ये 3 चीज़ें आपको अपने स्तर पे करनी पड़ेंगी, अपना रिइंबर्समेंट भुगतान प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार मैंने आपको पूरा समझाया किस प्रकार टीएमएस, बीआईएस और रिइंबर्समेंट मॉड्यूल हमारे काम करते हैं। अब मैं डॉक्टर पंकज शर्मा जी को हैंडओवर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें वो बताएँगे और उसके बाद आपके यदि कोई प्रश्न हो, तो उन प्रश्नों के भी आप उनसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़। Hello. I hope I am Yes, audible. sir. जय हिंद जी, जय हिंद। सर Sir, मेरी रिक्वेस्ट है, सर सर वेट करिए। कितना बड़ा था सर? सर अभी वेट करिए, अभी मैंने सर रिक्वेस्ट एवरीवन भी आप अपने आप को भी म्यूट पर रखिए। नेक्स्ट 4-5 मिनट के लिए मैं कोई 2-3 स्लाइड दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस। बट पहले आप स्लाइड देखो क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज। सर आप ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मेरी रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट पर रखें आप और तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीएपीएफ के 3 डोमेन्स हैं, एक पॉलिसी लेवल डोमेन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक आईटी रिलेटेड है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि किस तरह की क्वेरीज जो है हम एनएचए हैंडल करता है और कौन-सी चीज़ें कौन हैंडल करता है। उसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो पॉलिसी लेवल क्वेश्चन देखती है और एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे इश्यूज हैं वो फोर्स हेडक्वार्टर्स के आप रिपोर्ट करिए और एनीथिंग रिलेटेड टू आईटी शुड कम टू एनएचए। इसके अलावा क्लेम पेमेंट के प्रोसेस में 3
क्लेम पेमेंट के प्रोसेस में 3 की स्टेक होल्डर्स हैं। एनएचए है, उस प्रोसेस में सीईएक्स एंड सीपीडी, ये यहाँ तक की जो क्लेम प्रोसेसिंग है वो एनएचए के द्वारा होती है। इसके अलावा इसके आगे जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के टीएमएस पोर्टल पर डायरेक्टर मेडिकल एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ये दोनों ही रोल जो हैं वो सीएपीएफ के डॉक्टर्स के पास हैं, वो क्लेम को प्रोसेस करते हैं। और पीएफएमएस के पोर्टल पर अगेन 2 रोल हैं, एक डीडीओ है, वो भी सीएपीएफ के ऑफिसर्स के पास है, और जो पीएओ का रोल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें 3 की स्टेक होल्डर्स हैं और सारा का सारा क्लेम प्रोसेसिंग एनएचए के पास नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में काइंडली नोट, इस पूरे क्लेम प्रोसेसिंग में सिर्फ 2 रोल्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है आपके क्लेम को रिजेक्ट करने की। इसके अलावा किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सके। वो जो 2 रोल हैं उसमें एक है सैंक्शनिंग अथॉरिटी और एक है डायरेक्टर मेडिकल। ये दोनों ही रोल जो हैं वो सीएपीएफ के डॉक्टर्स के पास हैं। इसके अलावा पूरे प्रोसेस में कोई भी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा ये था कि हमें बहुत सारे ऐसे ग्रीवेंसेस आते हैं कि हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कैशलेस ट्रीटमेंट देने से मना करते हैं। तो उसके मुतालिक मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सीएपीएफ में 2 तरह के हॉस्पिटल्स हैं, एक सीएपीएफ के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है और एक पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। जो सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, वो सिर्फ 76 सिटीज़ में है, अर्बन एरियाज़ में है, इसके बाहर नहीं है। तो इन हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो आपको सीजीएचएस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट मिलता है। और सीजीएचएस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिलता है और यहाँ पर आपके लिए ओपीडी सर्विसेज भी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी और आईपीडी सर्विसेज एज पर द वार्ड एंटाइटलमेंट। अगर कोई पे स्केल उसका प्राइवेट वार्ड के लिए है तो उसको प्राइवेट वार्ड मिलेगा, अगर सेमी प्राइवेट के सेमी प्राइवेट मिलेगा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको कैशलेस अवेलेबल होंगी। लेकिन पीएमजेएवाई हॉस्पिटल्स में पीएमजेवाई की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है और पीएमजेवाई जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है। उसके तहत जो हॉस्पिटल करे गए हैं, ये आपको अक्रॉस इंडिया मिलेंगे। रूरल एरिया में भी, अर्बन एरिया में भी, रिमोट एरिया में भी आपको ये इम्पैनल्ड हॉस्पिटल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गाइडलाइंस चलती हैं वो सीएपीएफ की पीएमजेवाई की गाइडलाइंस चलती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आईपीडी सर्विसेज वो भी कैशलेस अवेलेबल हैं जनरल वार्ड में। इसके अलावा कोई भी सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल नहीं है कैशलेस। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि पीएमजेवाई में सिर्फ आईपीडी सर्विसेज इन जनरल वार्ड और कैशलेस, बाकी कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो जो ग्रीवेंसेस आती हैं मैं उसका कारण बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आप किसी पीएमजेवाई में गए, जनरल वार्ड के अलावा सर्विसेज माँगी जो वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि आपको मना कर देते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने डिनायल ऑफ सर्विसेज है। जबकि ऐसा नहीं है, कारण ये है कि आपको कैशलेस सर्विसेज देंगे तो उनको क्लेम रेज़ करके पैसे भी तो लेने हैं। तो जब वो सर्विस वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है तो वो क्लेम कैसे रेज़ कर पाएँगे? एक कारण ये रहता है, दूसरा कारण ये रहता है कि बेनिफिशियरी हॉस्पिटल पीएमजेवाई अनपैनल्ड हॉस्पिटल है और वो सर्विसेज पीएमजेवाई में अंडर अवेलेबल भी हैं। लेकिन आप जिस हॉस्पिटल में गए उसके पास वो स्पेशलिटी नहीं है। तो हर हॉस्पिटल इम्पैनल होता है तो किसी न किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी के लिए होता है। तो क्वाइट पॉसिबल कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, वो डॉक्टर भी उस स्पेशलिटी का वहाँ पर है, लेकिन उस हॉस्पिटल ने अपने आप को उस पर्टिकुलर इसकी स्पेशलिटी के लिए इम्पैनल नहीं किया हुआ। तो इस केस में वो आपको कैशलेस सर्विसेज़ नहीं दे पाएँगे। ओपीडी एंड डायग्नोस्टिक से मैं पहले बता दिया। आपका कार्ड का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। आपका ई-केवाईसी होना हुआ हो तभी आपका कार्ड एक्टिव होता है और इट मे बी पॉसिबल कि आपका कार्ड आप ई-केवाईसी मे बी पॉसिबल कि आपने ई-केवाईसी कराया हो लेकिन उसका एलिजिबिलिटी फ्लैग नो हो गया हो, तो वो आपके फोर्स हेडक्वार्टर्स करते हैं कि किसी का एलिजिबिलिटी फ्लैग को नो करना है या क्या करना है, इसके बारे में डिसीजन जो होता है। एनएचए लेवल पर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, ना तो बेनिफिशियरी के डिटेल्स में और ना ही किसी के एलिजिबिलिटी फ्लैग से रिलेटेड कोई भी चेंज एनएचए लेवल पर नहीं होता है, ये सब कुछ आपके फोर्स हेडक्वार्टर्स पे होता है। कोई पर्टिकुलर पैकेज है वो पीएमजेवाई हॉस्पिटल्स में उसको
पर्टिकुलर स्टेट ने मना कर दिया, जैसे सिजेरियन सेक्शन है, ये पीएमजेवाई में अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स में है। प्राइवेट हॉस्पिटल पीएमजेवाई में जाएँगे, वो आपको ये सर्विस नहीं दे पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर ये पैकेज वो बुक ही नहीं कर सकते। बेनिफिशियरी हॉस्पिटल विजिट करते हैं बिना किसी प्रॉपर रेफरल के। रेफरल इज़ मैंडेटरी। 6 मार्च की गाइडलाइंस के पीएमजेएवाई इम्पैनल हॉस्पिटल में जो सर्विंग पर्सन के जो डिपेंडेंट्स हैं, वो आपको उनको कैशलेस सर्विसेज लेने के लिए रेफरल की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बता दिया, सेमी प्राइवेट वाली वहाँ पर नहीं होती है। आपके जो हमारे पीएमजेएवाई हॉस्पिटल कौन से हैं, इसकी लिस्ट आपको एनएचए के पोर्टल पर मिल जाएगी। पोर्टल पे जाएँगे तो टॉप राइट पर फाइंड ए हॉस्पिटल का ऑप्शन फंक्शनलिटी, जिसको यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं। सीजीएचएस हॉस्पिटल की लिस्ट जो हमारे पोर्टल पर है, अभी वो पुरानी है। आप अपने मास्टर ट्रेनर से या फोर्स हेडक्वार्टर से वो लिस्ट ले सकते हैं। ये मेरी फाइनल स्लाइड है। मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ कि जब ये सेशन खत्म होगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। उसके बाद जब सेशन खत्म होगा तो मैं चाहूँगा कि आप ये पॉइंट्स करें। पहली बात, हमने सर पिछला वाला, सर एक्चुअली नहीं सर, पिछला वाला स्लाइड एक बार फिर से दिखा दीजिए, पिछला वाला लास्ट स्लाइड। दो तीन स्लाइड पीछे चलिए सर, 2-3 स्लाइड और पीछे चलिए। ठीक है जी। तो हमने तो आप हमने लगातार बहुत सारे सेशन करके, हर फोर्स के लिए सेशन करके यूनिट लेवल पर मास्टर ट्रेनर को तैयार किया है। उन मास्टर ट्रेनर का काम था कि आगे जाके वो फर्दर सेशंस लेते और जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर दोबारा से बोलते सर, हम लोग बहुत तो आपके यूनिट में कौन-सा मास्टर ट्रेनर है जिसको एनएचए ने ट्रेनिंग दी है, आप उसको ढूँढिए और उनको बोलिए कि आपके लिए और सेशन करें। आपका काम है अपने यूनिट लेवल पर मास्टर ट्रेनर को ढूँढना। नहीं पता चल रहा तो फोर्स हेडक्वार्टर से पूछिए कि हमारे यूनिट में कौन-सा मास्टर ट्रेनर है जो तैयार हुआ है। एनएचए को एक वापस से ट्रेन करना चाहिए मास्टर ट्रेनिंग। श्रीमान मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरी बातें सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। मैंने अभी सेशन को क्वेश्चंस के लिए ओपन नहीं किया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि मेंटेन द डिसिप्लिन एंड आई होप कि फोर्स हेडक्वार्टर की तरफ से कोई आज है यहाँ पर जो इसको डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। राइजिंग ऑफिसर हैं आपकी तरफ से फोर्स के, जो पहले हमारे ऑफिस में बैठते थे, अभी वो अपने-अपने यूनिट्स में फोर्स में हेडक्वार्टर में वापस चले गए हैं। जस्ट यू मस्ट नो आपके राइजिंग ऑफिसर कौन है, कभी ज़रूरत पड़े तो आप उनसे उनको रीच कर सकते हैं, बट योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी मास्टर ट्रेनर। तीसरी बात ये है कि बहुत सारे रिइंबर्समेंट के क्लेम जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने अप्रूव करे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े हैं। वो पीएफएमएस पोर्टल पर नहीं गए हैं क्योंकि उनके सैंक्शन नहीं बने हैं, और जब तक सैंक्शन बन के जब तक सैंक्शन बन के वो ई साइन नहीं होते, तब तक वो क्लेम आगे नहीं बढ़ते। और सैंक्शन ना बनने का मेन कारण ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट। मेजर कारण उसमें ये रहा है कि आईएफएससी कोड आपके नहीं है। तो काइंडली अपनी फाइनेंशियल डिटेल अपने फोर्स हेडक्वार्टर में अपडेट करिए, ताकि किसी का भी कोई क्लेम इसकी वजह से ना रह जाए कि उसकी फाइनेंशियल डिटेल इनकम्प्लीट थी या आईएफएससी कोड गलत था। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे रिइंबर्समेंट के क्लेम जो हैं, वो उन पर क्वेरी लग जाती है, और क्वेरी लगने के बाद वे
डॉक्टर साहब आपकी आवाज म्यूट हो गई है। सर मेरी आवाज म्यूट नहीं हुई है, मैं चुप कर गया हूँ क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आ रही थी, तो आई थिंक क्योंकि मैं चुप रहा हूँ बाकियों को बोलने दूं। तो आपके रिम्बर्समेंट क्लेम का स्टेटस जानिए। अभी आपको ऋषभ जी ने बताया कि आप अपने क्लेम को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी आती है यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन दी पोर्टल ओनली। और अभी अभी इस टाइम में जब आपसे बात कर रहा हूँ तो करीब करीब 19,000 CRPF के बेनिफिशरीज हैं जिनके क्वेरी लगी हुई है, और उन क्वेरी का जो टोटल अमाउंट है करीब करीब 25 आई थिंक 25 करोड़ के समवेयर है। तो इतनी क्वेरी लगी हुई है जो आपके पास पेंडिंग पड़ी है। आपको लग रहा है कि वो डिले हो रहा है, डिले इसलिए हो रहा है कि आप लोग जब तक क्वेरी का आंसर नहीं देंगे आपके क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग के बाद हर कोई अपना अपना पोर्टल खोल ले, और जिन्होंने भी अपने क्लेम रेज करे उसका स्टेटस देखें और चेक करें कि कोई क्वेरी तो नहीं लगी है। क्वेरी लगी है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। जब भी आप क्लेम रेज करते हैं मेक श्योर, बहुत सारे क्लेम्स का क्वेरी लगने का कारण ये है कि आपके आयुष्मान CAPF कार्ड अपलोडेड नहीं होता। जिस भी बेनिफिशियरी के आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर के लिए यहाँ क्लेम रेज कर रहे हैं उनका आयुष्मान CAPF कार्ड को अपलोड करना इज मैंडेटरी। तो इंश्योर करें कि जब भी आप क्लेम रेज करें आयुष्मान CAPF कार्ड अपलोडेड है। और दूसरा, आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो लेजिबल हैं, वो पढ़ने लायक हैं, क्वालिटी ऑफ स्कैन इज गुड, अदरवाइज वो उन पर क्वेरी लगती रहेगी। फाइनल, काइंडली डू नॉट रेज डुप्लीकेट क्लेम। मैंने आपको पहले बताया कि पूरे प्रोसेस फ्लो में सिर्फ 2 बंदे हैं जिनको आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का अथॉरिटी है, उसमें से एक डायरेक्टर मेडिकल है और दूसरे हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब मैं डायरेक्टर मेडिकल या सैंक्शनिंग अथॉरिटी की बात करता हूं तो आई एम रेफरिंग टू CAPF। सारे ही सातों फोर्सेस को कोई भी डॉक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो CRPF के क्लेम CRPF ही देख रहे हैं या और कोई नहीं देख रहा है, ऐसा कोई रोल नहीं है। CRPF के क्लेम BSF, SSB, ITBP भी देख रहे हैं और उनके क्लेम CRPF भी देख रहे हैं। तो देयर इज नो मैपिंग ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी वर्सेस फोर्स। अगर किसी ने CPD ने आपको स्टेटस आ गया कि CPD ने रिजेक्ट कर दिया और आपने एक और क्लेम रेज कर दिया तो आपका डुप्लीकेट क्लेम माना जाएगा। अभी रिसेंटली हमने शुरू से लेकर 31 मई तक के जितने भी ऐसे क्लेम हमें मिले, हमने फोर्स ID वाइज, फोर्स टाइप वाइज उसकी डिटेल्स बना के रिस्पेक्टिव फोर्स हेडक्वार्टर के साथ शेयर करी है। सो प्लीज बी माइंडफुल, आपकी तरफ से कोई भी डुप्लीकेट क्लेम रेज नहीं होना चाहिए। इस के साथ मैं अपना सेशन जो है वो खत्म करता हूँ। नाउ आई विल टेक अप योर क्वेरीज, बट प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन। एक टाइम पर एक ही बंदा बोलेगा तो इट विल बी बेटर, अदरवाइज सर जो CPD से रिजेक्ट हो जाता है क्लेम तो उसको दोबारा से रिसीव कैसे होगा सर वो? आपने सुना नहीं सर, मैंने ये बोला है कि CPD के क्लेम रिजेक्शन के बाद भी आपके लाइव हैं, ओके सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं। हम बात है वो एडजस्टमेंट लेता नहीं फिर जो सेम सर गुड इवनिंग सर। वो क्लेम सबमिशन अपना म्यूट कर दीजिए ना। सर गुड इवनिंग सर, फर्स्ट थिंग बता दें। आप अपना खुद कहता कि मेरा वन इसमें पड़ेगा। 6 महीने सर वेट कर सर वही चीज करवा दूं प्लीज सर, वन बाय सुन पा रहे हैं क्या सर?